क्या यूपीएससी सबके लिए है कि आपने यहाँ पे गांव के अंदर पढ़ाई की है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की विचार ये होते हैं कि यार वहीं पे तैयारी के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या है था आपकी लाइफ जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे वहाँ पे, तो ऐसा कौन सा ट्यूशन था जो आपको सोचने में मजबूर कर दिया था ज्यादा? आपने अपनी तैयारी की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई? जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? आपको किस बात में सबसे ज्यादा प्रेरित किया? बिलीव और डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट है वो है भाई आदित्य के साथ में, जो यूपीएससी के अंदर 492 की रैंक हासिल की है। तो कुछ मेरे भाई इस पॉडकास्ट के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन मेरे यही रहेंगे जो आप लोगों के हैं। मैंने लिखा कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ पूछा मैंने आप लोगों से ही, आसपास के जो रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन जो जेन्युइन क्वेश्चन है, जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं जब आप तैयारी करते हैं, तो वही क्वेश्चन मैं भाई से पूछने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई चैनल पर आने के लिए। आपका भी आभार भाई, मेरे को ये मौका देने के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है यार, सेटिस्फेक्शन है। कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन? काफी है, तैयारी लंबी थी, इसलिए जितनी लंबी तैयारी थी उतना ही लंबा सेटिस्फेक्शन है। उतना ही लंबा सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अभी आपके पास में बताया जा रहा है कि 3 ऑप्शंस हैं, जी जिसमें जी। यूपीएससी एंड सेकंड सीडीएस है, सीडीएस एंड थर्ड सीएपीएफ का। सीए। तो ज्वाइन किसको करने का प्लान है, कुछ सोचा? देखिए, अभी सीएससी की मेरिट आई है कुछ दिन पहले, तो उस हिसाब से तो मैंने सोचना 1-2 दिन पहले ही शुरू किया है। एंड मोर और लेस इट इज गोइंग टू बी सीएससी ओनली। सिविल सर्विसेज की जो जॉब्स हैं उन्हीं की तरफ थोड़ा रहेगा। बाकी बस थोड़ा ये है कि डिफेंस का मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मेरे दादा भी फौज में थे, मेरे फादर ऑल्सो सर्व, तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन है फौज की तरफ। बट फाइनल डिसीजन तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इंक्लाइन टू सिविल सर्विसेज। ओके, तो सिविल सर्विसेज के लिए आपने कितना कड़ी मेहनत की है? कितने साल लग गए इस प्रोसेस को? देखिए, सिविल्स के लिए तो क्या है कि मेरा तो ये पर्सनली ये मानना है कि कम से कम 1.5 साल की तैयारी चाहिए ही होती है। कुछ लोगों ने 1 साल में भी करी है, बट मेरे को टोटल लगा है समवेयर अराउंड 1 ईयर एंड 9 मंथ्स। आपको कुल मिलाकर 2 साल लग गए? ऑलमोस्ट 2 साल लगा, इफ यू इंक्लूड इंटरव्यू एंड ऑल। तो इस 2 साल की जर्नी के अंदर आपको सबसे ज्यादा हार्ड कौन सी चीज पहुंचाई है बिटवीन तैयारी? सबसे टफ क्या चीज लगी? टफ क्या चीज लगी? देखिए, ऐसे तो अगर मैं कुछ कहूँ ना, तो मेरे ख्याल से जो तैयारी के दौरान जो स्ट्रेस आता है, हर दिन मतलब उठ के खुद को फिर से उसी टेबल पे बैठना, वही चीजें फिर से पढ़ना, तो वो कई बार प्रोसेस में बोर्डम भी हो जाता है। कई बार उन चीजों में निरस्ता भी आ जाती है, और कई बार जैसे हम फिर टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उनमें उस हिसाब से मार्क्स भी नहीं आ पाते। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस और बर्नआउट अगेन एंड अगेन पढ़ने के कारण जो बिल्टअप हो जाता है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो बिल्टअप होती है, उसके अलावा जो फियर भी होता है एग्जाम का कि कहीं फेलियर ना मिल जाए, तो ये जो 3-4 चीजें थी, स्ट्रेस का, फेलियर का, ये सब तो इन्होंने जो है काफी ज्यादा तो परेशान इसमें ये परेशानी। किया। अच्छा भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी फैमिली का कितना ज्यादा सपोर्ट रहा है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मेरे सारे के सारे गवर्नमेंट में ही है, मेरे जो बैकग्राउंड है आपका, तो सब फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का तो देखो सपोर्ट है ही, और कितना है इसमें तो मैं यही कहूंगा कि मैं जो है फुल टाइम प्रिपरेशन में था। कुछ लोग जॉब के साथ तैयारी करते हैं, कुछ लोग अपनी स्टडीज के साथ तैयारी करते हैं, तो मेरे साथ वो केस नहीं था। मैंने फुल टाइम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो है एकदम फुल टाइम इसको तैयारी में ही दिया है। और क्योंकि मैं फुल टाइम तैयारी कर रहा था, तो मेरे पास घर का भी और कोई ऐसा काम का दबाव नहीं था, तो मेरा पूरा फोकस जो है वो अपनी स्टडीज पे ही था, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन पे। तो मैं तो सबसे बड़ा सपोर्ट घर वालों का यही मानता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस तरह से किसी काम में उलझाया नहीं। अच्छा, अपने यार दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है ना यार, जब हम तैयारी करते हैं किसी कोई भी फील्ड की, तो यार दोस्त बोलते हैं चलो उधर चलते हैं, चलो उधर चलते हैं, ऐसा कुछ था आपकी लाइफ में? हाँ, ऐसा तो था ही, क्योंकि मैं गांव से भी हूँ, तो जो 4-5 लोगों का जो कोर ग्रुप होता है वो तो हमेशा से है ही, अभी भी है, रहेगा भी। एंड बस ये है कि तैयारी के दौरान जब वो फोन वगैरह करते थे, तो मोस्टली तो मैं अपना फोन बंद ही रखता था। और इवन मैंने कीपैड रखा हुआ था, तो मेरे पास सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, तो ऐसे कोई टेक्स्ट करके भी नहीं बुला सकता था। तो दोस्तों के साथ कभी कभार घूमना निकलना हो जाता था एक आधी शाम को, बिकॉज आप अंदर ही अंदर अगर पढ़ेंगे तो वैसे भी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं था कि टाइमली मैं घूमता तो था दोस्तों के साथ, बट ऐसे कोई बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग नहीं थी जैसे अब आज के दिन होती है ओके, या ब्रदर, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी करते हैं,
तो वो ज्यादा बिलीव इस चीज पे रखते हैं कि यार हम कोचिंग लेंगे, बाहर रहते हैं दिल्ली गुड़गांव एक्सवाइजेड तो कहीं पे भी रहते हैं, वो सोचते हैं कि यार वहीं जाने से मेरा पेपर क्लियर होगा। लेकिन आपने ये गांव में करके दिखाया, तो डिफरेंस क्या होता है कि आप यहाँ पे गांव के अंदर पढ़ाई की है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की विचार ये होते हैं कि यार वहीं पे देखा, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अगर मैं ये कहूँ कि कोई बाहर जाके तैयारी कर रहा है, दिल्ली जाके तैयारी कर रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है सच, ठीक है। मैंने अपनी तैयारी घर से यहाँ से क्यों की, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन है। मेरा घर जो है ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे एकदम पीस जो है वो सेटअप है पूरी तरह से। और अगर मैं यहाँ पे तैयारी करता तो मेरे को जो बाकी इश्यूज थे, किसी जैसे लॉजिस्टिक्स के इशू हैं, खाने वगैरह के, वो मेरे को कोई फेस नहीं करना पड़ा। इसलिए मैंने चूज किया कि मैं घर से पढ़ाई करूंगा। ऊपर से जो कोविड के बाद रिवोल्यूशन आया है कि जो ऑनलाइन वगैरह आप हर चीज की तैयारी कर सकते हैं, मेंटरशिप भी मिल सकती है आपको, कोर्सेज भी खरीद सकते हैं। तो उसके कारण जितना भी जो पूरा वो सेटअप चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स जो है एग्जाम की, वो सारी घर पे ही पूरी हो रही थी। इसके कारण मैंने घर से तैयारी करी, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। दिल्ली में भी देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि दिल्ली में फिर और फैक्टर्स हैं। जैसे दिल्ली में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लेवल काफी बढ़ जाता है। उसके अलावा दिल्ली में आप कोचिंग में रेगुलर मॉक्स वगैरह देने जा सकते हैं, तो वो उसका प्लस साइड भी है। उसके अलावा दिल्ली में माहौल है, आपको अपने फेलो एस्पिरेंट्स मिल सकते हैं, आपसे कुछ चीजें ना समझ में आया, आपको कहीं बेटर नोट्स मिल सकते हैं किसी के पास। तो उस चीज की अपनी अलग पॉजिटिव साइड, अपनी अलग नेगेटिव्स है, इसके अपने अलग पॉजिटिव नेगेटिव्स है। तो जहां भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप दिल्ली से पढ़ रहे हो या घर से पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली जो डेडिकेशन है, फोकस है, वो तो रिक्वायर्ड रहेगा। कंसिस्टेंसी भी उतनी चाहिए, चाहे दिल्ली में रहो चाहे घर में रहो। जब आपका इंटरव्यू हुआ था, तो उस समय आपका जो इंटीरियर पावर है या आपका एटीट्यूड, वो कैसा था? सेल्फ बिलीफ था, कॉन्फिडेंस था कि पहले भी इंटरव्यू फेस कर रखे थे कुछ, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि हाँ मैं कर लूंगा, ऐसा कोई फियर नहीं आया। और बस यही था कि जो बेसिक जो बातें इंटरव्यू वगैरह के बारे में बताई गई थी, उसको मैं फॉलो कर रहा था। और मेरा मेन मोटिव तो यही था कि जितना मुझे पता हो उतना बता के, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। तो मेरा थोड़ा सेल्फ बिलीफ और बिलीफ इन गॉड, उसके चलते मैंने अपने इंटरव्यू। मतलब दो पॉइंट थे आपके लाइफ में कि हाँ हाँ जी। इस तरीके से हमको लगता है, या जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे वहाँ पे, तो ऐसा कौन सा ट्यूशन था जो आपको सोचने को मजबूर कर दिया था, जा रहा थोड़ा सा? ऐसे तो कुछ एक क्वेश्चंस थे जो हॉबीज पे पूछे गए थे, हालांकि मैंने आंसर कर दिए थे। कुछ एक यूनिवर्सिटी के बारे में पूछे गए थे कि आजकल यूनिवर्सिटी में जो है क्या कैसे कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह रोकने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ क्या चल रहा है। तो उन एक आधी चीजों पे मैं आंसर इतना अच्छा नहीं दे पाया था, बट ऐसे तो उसने मेरे को कभी बोदर नहीं किया, क्योंकि हर चीज का आंसर आप दे ही नहीं सकते। ये एक थोड़ा पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग, या अभी आपको भी पता है कि पहलगाम के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, अटैक हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ देखिए, अपने पॉइंट रखना चाहते हैं? मैं तो देखिए उस बारे में मैं आई डोंट थिंक आई एम द प्रोफेशनल टू कमेंट अपॉन दैट। जो भी हो हमारे देश के हित में हो, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ कि मैं उस पर कुछ कमेंट करूँ। ओके ओके, ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं एंड ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चंस जी हैं, वो जी। मैं पूछना चाहूंगा आपसे आदित्य भाई। तो लिख के लेके आए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की तैयारी करने का क्या कारण था आपका? तैयारी करने का कारण ये था कि बेसिकली मेरे को कहीं ना कहीं जो है ना कंट्रीब्यूट करना था। तो मैं अर्लियर मैंने बता चुका हूँ आपको, मैं डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूँ। तो फॉर सम रीजन आई कुड नॉट मेक इनटू डिफेंस। तो मेरे को ये था कि अब डिफेंस नहीं तो फिर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और किसी भी तरह से अपने करियर को उस साइड में प्रोग्रेस करेंगे। तो इस तरह से कॉलेज के जो सेकंड ईयर का एंड था, उसमें मैंने जो सिविल सर्विसेज की तैयारी वो शुरू कर दी थी। अच्छा, ब्रदर, जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए 1%, 0.001% आपका नहीं होता, तो आपके पास में ऑप्शंस थे, दो ऑप्शन थे, उनमें हाँ, से कौन से चुनते? नहीं मैंने बैकअप रखा हुआ था। मैंने सीएपीएफ 2023 का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे को सीआई से अलॉट हुआ था। और उसके अलावा मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया था, उसमें भी मेरे को आईएमए अलॉट हुआ है। तो मेरे पास ये दो ऑप्शन थे, और बैकअप रख के चलना चाहिए। बिना बैकअप के आप सीएससी की तैयारी ना करें, क्योंकि सीएससी एक ऐसी साइकिल है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1.5-2 साल में से निकल जाएंगे। बहुत सारे रिपीटर्स, इस बार भी 1800 बच्चे हैं जो मेरिट आउट हुए हैं, दे आर गोइंग टू अपीयर अगेन। तो ऐसा चीज में कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपने इस बार दिया है तो हो ही जाए। तो आप बैकअप प्लीज रखें। ओके, या ब्रदर, सेकंड जो क्वेश्चन है, तैयारी के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपकी लाइफ में? तीनों में बता दीजिए, आप जब तीनों की तैयारी कर रहे थे अभी तक, आप जब से तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं किसी सिंगल चीज को तो पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, बट इतने लंबे स्ट्रेच तक पढ़ना ही अपने आप में एक चैलेंज था। क्योंकि आप पढ़ाई शुरू करिए, कुछ 15 दिन पढ़ेंगे, कुछ 20 दिन पढ़ेंगे, कोई एक महीने में गिव अप कर देगा। बट मैं तो ये मेंटल मेकअप लेके आया था कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये होपफुली लास्ट अटेम्प्ट हो।
इसी में हो जाए। वो माइंडसेट था। हाँ, वो माइंडसेट था, तो कहीं ना कहीं जो 1 साल 9 महीने की तैयारी है, इसमें टिके रहना ही, मतलब इसको करते रहना ही मेरे को तो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा चैलेंज लगा था। और जब मैं अपना फाइनल मेंस का एग्जाम देके बाहर आया, तो उस टाइम बहुत रिलैक्सेशन वाली फीलिंग थी कि फाइनली जो है एटलीस्ट ये साइकिल किसी हद तक तो एंड हो गई। आपको लग गया था कि हाँ, भाई अब लग गया था, मेरे को बिलीव तो था ही। बट बस यही है कि सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि वो पूरे 2 साल इतना जो है ना स्ट्रेस बिल्टअप हो गया था कि आप उसको कंटिन्यू और नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई बंदा इससे भी आगे अटेम्प्ट दे, तो उसको 1.5 साल और लगेगा अगले अगले अटेम्प्ट के लिए। तो ये जो 1.5-2 साल की साइकिल है, ये कहीं ना कहीं उसके लिए 3 से 4 साल की साइकिल बन जाएगी। एंड गॉड फॉरबिड कोई बंदा तीसरे या चौथे अटेम्प्ट तक जाता है, तो उसके लिए फिर ये साइकिल 4 या 5 साल की। तो इतने लंबे स्ट्रेच तक अपने आप को इसमें रखना, इस गेम में रखना, इज अल्टीमेटली द बिगेस्ट चैलेंज। या सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे जी। नज़र में तो यही है। आपने अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी? जब आप तैयारी कर रहे थे, तो अपनी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना कि यार इस तरीके से हम लोग पढ़ें। स्ट्रेटजी का तो वही है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे। अब बहुत सारे जो है ना मेंटोर्स हैं यूट्यूब पे। मैंने क्लैरिटी फॉर यूपीएससी बाय डॉक्टर शिवन के यूट्यूब चैनल को मैं फॉलो करता था। आईएएस पीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल था, तो उन्होंने एक पूरा ऐसे शेड्यूल, एक कैलेंडर दे दिया था कि इस हफ्ते आप ये पढ़िए, इस हफ्ते आप ये पढ़िए। तो कहीं ना कहीं उसको ब्लूप्रिंट रख के फिर मैंने अपने हिसाब से उसमें इन्वॉल्व कर दी थी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो। आपने कुछ कोर्सेज वगैरह भी ले रखे थे ना? मैंने मेंस के लिए जीएस 3 का कोर्स लिया था, उसके अलावा मैंने कोई कोर्स नहीं। तो बस यूट्यूब चैनल से थोड़ा हिंट ले, बाकी बुक्स का हाँ भी था हाँ, सारा। मेरे बुक्स हैं दूसरे कमरे में रखी अच्छा, हैं। सबसे टॉप बुक कौन सी थी आपकी जो आप पढ़ाई कर रहे थे? टॉप बुक तो क्या है कि जी आपको हर एक ही स्टैंडर्ड सोर्स को तो पढ़ना ही है, तो ऐसा किसी बुक को टॉप नहीं कहा जा सकता। बट यही है कि मैं थोड़ा हिस्ट्री की ओर ज्यादा इंक्लाइंड था, तो मैं एंशियंट हिस्ट्री की बुक को जो है काफी बार पढ़ा था। जो अभी स्टार्ट किए हैं, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट किए कि यार मुझे यूपीएससी, जब मैं स्कूल के अंदर कुछ बच्चों से पूछता हूँ ना कि बेटा क्या बनना चाहते हो, काफी बोलते हैं मुझे फौजी बनना है, काफी जी। स्टूडेंट्स बोलते हैं यार मुझे यूपीएससी बनना है। इस तरीके से पूछते हैं, तो उन बच्चों के लिए जब ये सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं काश मैं भी यूपीएससी के अंदर होऊंगा, तो इस तरीके से उन बच्चों के लिए आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहोगे? उन बच्चों के लिए तो देखिए यही है कि फॉलो योर पैशन, जो आपकी इनर कॉलिंग है अनडाउटेडली उसको फॉलो करें। अगर आपके इनर कॉलिंग आ रही है कि मुझे फौजी बनना है, तो फिर आप किसी भी तरह से जो है ना अपना पर्सनैलिटी को, अपने एटीट्यूड को उसी हिसाब से रखिए जैसे एक फौजी का होता है। अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, देन आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस इज वन फैक्टर, उसके अलावा आप हम्बल रहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। अगर आपको जो भी आपका मतलब आपको लग रहा है कि मेरी इनर कॉलिंग है, तो आप उसको फॉलो करिए सबसे पहली बात। कि ये अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप अपने टाइम जो तैयारी करते थे? टाइम मैनेजमेंट तो देखिए, मैं कुछ टाइम तो डेली टारगेट्स भी लेता था, कुछ टाइम तो मैं हफ्ते के हिसाब से भी टारगेट्स लेता था। तो टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि आपने एक सर्टेन शॉर्ट टर्म गोल फिक्स करना है, चाहे वो डेली बेसिस पे हो सकता है, वो वीकली बेसिस पे हो सकता है। उस डेली गोल को आपको अचीव करना है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो आपने 100% जो गोल्स सेट किए हैं उसमें से होता तो ये है कि 70 to 80% ही गोल अचीव होते हैं, ठीक है। बट अगर आपकी एफिशिएंसी 100% आ रही है तो इट इज वेल एंड गुड। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का यही है कि आपने जो भी गोल सेट किया है आप उसको अचीव करना है। अब उसमें आपको टाइम ज्यादा लगे, कब लगे, आज लगे, परसों लगे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। गोल ओरिएंटेशन होनी चाहिए, अचीवमेंट गोल की करनी है। गोल पे फोकस हाँ। करना है। आपकी एक दिन की तैयारी का रूटीन क्या रहता था? एक दिन का कि भाई ये इस तरीके से आज मुझे ये चीजें करनी है, वो टारगेट कैसे बनाते थे आप? वो एक दिन की तैयारी के जो जितना भी रूटीन था उसको मैं एक दिन पहले ही लिख लिया करता था, या फिर एक दिन पहले नहीं तो मैं पहले वीकली ही पूरा लिख दिया करता था कि इस वीक में मेरे को ये खत्म करना है। और डेली फिर उसी रूटीन के हिसाब से मैं दिन के 2 या 3 सब्जेक्ट ही पढ़ता था, ज्यादा नहीं। और उन 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए मैं 1.5-2 घंटे के स्लॉट रखता था, 3 या 4। तो ऑलमोस्ट मेरी जो पढ़ाई है वो 7 से 8 घंटे, 8 घंटे के आसपास चलती थी। बीच में मैं ब्रेक्स लेता था और मेरे ब्रेक्स भी काफी लंबे होते थे, 1-1 घंटे के। तो इसी तरह से मतलब मैंने टाइम मैनेज कर लिया था। मतलब 24 घंटे के अंदर आपको 8 घंटे पढ़ना होता था? हाँ, 8 फिक्स था वो 8 घंटे फिक्स पढ़ना था, था, फिक्स। वो दिन में आप कभी भी पढ़ सकते? हाँ, वो स्पेसिफिक नहीं? इनिशियली तो ये था कि मैं मॉर्निंग पर्सन था, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, फिर पहला सेट सुबह लगा लिया, फिर देन ऐसे चलता था पूरे दिन। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं मतलब नाइट ओवल हो गया था, तो रात को भी लेट तक पढ़ना, 2 बजे तक, तो फिर सुबह लेट उठना होता था। बट अल्टीमेटली क्यूमुलेटिवली पूरे दिन में आपको 8 घंटे कवर करने होते हैं। दैट्स द टारगेट। स्ट्रेस और बर्नआउट से कैसे निपटते थे आप जब आप पढ़ते थे? स्ट्रेस बर्नआउट का तो अभी उस टाइम तो मेरे को समझ में नहीं आया था, बट अभी अगर मैं बोलूँ तो अगर किसी को स्ट्रेस या बर्नआउट फील हो रहा है तो प्लीज आप ब्रेक लें, ठीक है। उस टाइम मेरे को ये लगता था कि यार स्ट्रेस आ रहा है, तो फियर भी हो जाता है थोड़ा कि कहीं एग्जाम होगा या नहीं पास। तो स्ट्रेस और फियर जब मिक्स हो जाता है तो फिर वो कंफ्यूजन बड़ा ही क्रिएट हो जाता है कि अब मैं पढ़ाई जारी रखूं या छोड़ दूं। तो उस टाइम मेरे को इतना वो मतलब पता नहीं था इन चीजों के बारे में।
तो उस टाइम स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मैं कहीं कहीं कभी कभार अपने जैसे घर के आसपास के दोस्तों से बात कर लिया करता था, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने निकल जाता था। तो इसके अगर अभी मेरे को ये दोबारा करना होता और अभी अगर मैं स्ट्रेस बर्नआउट फेस कर रहा होता, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रेक ले लें संडेज को, ठीक है, या फिर हर 10 दिन में एक बार या हर 15 दिन में एक बार, उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं। आपको किस बात ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया है यूपीएससी की तैयारी करते हैं? ऐसी कौन सी बात थी जो आपको बहुत मोटिवेट करती है? अगर मैं सही बताऊं तो यूपीएससी की तैयारी में मैंने इस एग्जाम को सिर्फ एक एग्जाम की तरह लिया है कि ये टारगेट्स हैं, ये सोर्सेज हैं, इस तरह से मेरे से पहले वाले लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो उसी चीज को जो है बस मैंने अपना मोटिव रखा और सेल्फ बिलीव था कि मैं कर लूंगा। एज सच कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं था कि भाई मैं उसको देख के या फिर इस तरह से जो मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा। हालांकि कुछ चीजें थी एक्सटर्नली भी जो मोटिवेट करती थी, वो एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बट एक्चुअल जो फायर थी वो इनर थी कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा और मैं ये कर भी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इनर कॉलिंग थी, इनर फायर बोल सकते हो आप उसको, और बिलीव था खुद में, डिसिप्लिन था। तो ये सबसे ज्यादा ये आपने बोले कि बिलीव एंड डिसिप्लिन, इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बिलीव और डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है आपके नजरिए से देखा जाए? मेरे पर्सनल नजरिए से बिलीव है। पर्सनल मेरे पर्सनल व्यू में सेल्फ बिलीफ का कोई तोड़ नहीं, कोई बट सपोज कि किसी को इनर मोटिवेशन नहीं आ रहा कोई काम करने के लिए, वहां फिर लॉजिकली अगर मैं बोलूँ तो वहां फिर डिसिप्लिन का कोई तोड़ नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बंदा सुबह उठता है एंड ही डज नॉट फील लाइक डूइंग इट, ठीक है, स्टिल ही शुड डू इट, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। अगर उसका मन नहीं कर रहा है, फिर आज मूड खराब है या फिर बहुत अच्छा है, जैसा भी मूड हो, मूड को एक तरफ रख के आपको अपना हर दिन का काम करना है, उस चीज को डिसिप्लिन कहते हैं। वो अल्टीमेटली आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। लेकिन पर्सनली अगर मैं कहूँ तो सेल्फ बिलीफ ज्यादा बड़ी चीज है, कि खुद में विश्वास। हाँ, आपने बोला कि मुझे मेरा रूटीन ये था, मतलब जल्दी उठना था, हाँ वो भी एक डिसिप्लिन में आता है। हाँ बिल्कुल। नए उम्मीदवार जो ऐड हो रहे हैं अभी यूपीएससी की तैयारी, ये नए उम्मीदवारों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नए उम्मीदवारों के लिए यही सलाह है, आप कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी से ऊपर इस एग्जाम, देखो, चाहे आप कितनी ही बड़ी मोटिवेशन लेके आ रहे हो, चाहे आप कितना इंटेलिजेंट हो, आपका बैकग्राउंड कैसे भी रहा हो, बट अगर आप 2 महीने पढ़ेंगे और फिर आपने 15 दिन का गैप ले लिया, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऊपर से सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप छोटे ब्रेक्स को बड़ा बना देंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को हैम्पर करेगा। तो मेरा नए बिगिनर्स के लिए तो मेरा यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें जितना आपसे हो सके उतना, ताकि आपको इस गेम की जो एक्चुअल बात है वो रियलाइज हुए कि इट इज अ लॉन्ग रन, ये कोई शॉर्ट जर्नी नहीं है, कि 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, बेसिकली इट इज अ मैराथन। ये यूपीएससी की ही हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करें या फिर हम अलग फील्ड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं? हर चीज में इवन इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो कंसिस्टेंसी, जैसे वो 10,000 आवर रूल है, हाँ, कि अगर आप किसी भी काम को 10,000 घंटे अगर कर लेते हैं तो यू बिकम एन एक्सपर्ट इन इट। तो वही बात है कि चाहे इनर मोटिवेशन आप में कितना भी हो, कम हो, ज्यादा हो, बट आप एक ही चीज को अगर बार बार करेंगे तो इवेंचुअली आप उसमें शार्प हो जाएंगे। आप किसी भी उस फील्ड पे में। काम किया? मतलब मैं तो पढ़ाई करता था बेसिकली मेरा। क्या यूपीएससी सबके लिए है? यूपीएससी सबके लिए तो नहीं है। क्यों? देखिए, एक तो सिविल सर्विसेज में आने के लिए एक इनिशियल पंप जो होता है, इनिशियल रीजन होता है, वो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं बिकॉज हर कोई आ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आप लॉन्गर रन में टिक पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, तो इनिशियली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए व्हाई आई एम कमिंग टू द, और वो जनरली सबके पास नहीं होता। देखिए, क्योंकि सबकी कॉलिंग नहीं होती, बहुत सारे इसीलिए भी तैयारी करते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज सब तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिस इज द ओनली ऑप्शन दे रहे हो, या फिर कॉलेज में ऐसा माहौल हो रहा होगा मे बी। तो सबके लिए नहीं है, उनके लिए जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो। दूसरा, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है या नहीं है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो ये गेम आपके लिए है। अगर आप डिसिप्लिन है तो ये, उसके अलावा इसमें आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत इंटेलिजेंस, आपको एक सर्टेन लिमिट तक आपके पास इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट द सोल फैक्टर। अगर आप डिसिप्लिन है तो अल्टीमेटली आप इस गेम में जीत जाएंगे। बस फर्क ये है कि आपको वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि मैं डेली काम करूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एटीट्यूड का मतलब होता है दिखावा, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एटीट्यूड को किस तरीके से दर्शाना नहीं, चाहेंगे? एटीट्यूड की डेफिनेशन तो जो जीएस 4 के एथिक्स में अच्छे से दी गई है। एटीट्यूड ये है कि आप किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं।
ये दिखावा, वो एटीट्यूड, हम जनरल सेंस में एटीट्यूड को उस वर्ड को बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है किसी चीज को देखने के प्रति आपका क्या नजरिया ये बात। ओके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है कि यार हम इससे करना चाहेंगे कि अब तो बस लाइफ में एक ही मकसद होता है लोगों को कि पैसा कमाना है, चाहे वो किस तरीके से भी कमाए, है ना? लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंडिडेट अभी काम कर रहे सीएससी एस्पिरेंट को सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए, पॉइंट ब्लैंक की बात है। हैं? इट इज कंप्लीटली क्लियर कट कि कोई भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, वो दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स को स्क्रॉल नहीं कर सकता, या फिर इतना मतलब एक लिमिट में ठीक है, बट ये नहीं है कि वो आपके डेली रूटीन का हिस्सा हो। तो बेटर है कि सोशल मीडिया को आप क्विट कर दें, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट करते भी हैं, इवेंचुअली फिर वो एग्जाम भी पास करते हैं, ठीक है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, बट बेटर है अगर आप सोशल मीडिया ना चलाएं तो। बाकी अगर आप किसी और फील्ड में हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उस बारे में, बट स्टूडेंट के लिए उसका जो है ना अटेंशन बहुत मैटर करता है, और जितना भी शॉर्ट स्पैन का कंटेंट सोशल मीडिया पे है वो अल्टीमेटली फोकस और अटेंशन को हैम्पर कर रहा है, जैसे रील्स वगैरह scroll वगैरह। या और स्टडीज के लिए लॉन्ग लॉन्ग स्पैन चाहिए अटेंशन का, क्योंकि 2 घंटे भी अगर आप एक बुक को रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्टिव लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें अटेंशन का फोकस का रोल है, और अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो ही मेरे ख्याल से उसमें आप अच्छा करेंगे। ये बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन मैं एक इसी में से बात पूछना चाहूंगा कि ये मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर एक बार स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है ये कि स्टार्ट कर देते हैं, उनका टाइम 1-2 घंटा कभी निकल जाता है वो पता नहीं चलता। वो सोचते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर ही मेरा भविष्य है। उस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि वो सोच लेते हैं कि मेरा तो इसी में है। छोटे-छोटे बच्चे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन बच्चों के लिए आप भविष्य के बारे में उनको बता सकते हैं, क्या चीज़ ऐसी बताओगे आप कि भई ये सोशल मीडिया आपकी लाइफ को इस तरीके से नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया तो काफी तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है, बट बेसिकली अगर आप सोशल मीडिया को अपने प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका ओवर कंजम्पशन जो है ना वो स्टडीज में आपको सर्टेनली हैम्पर करेगा, नुकसान करेगा, इस बात में कोई डाउट। स्टडीज में दिक्कत करेगा, और उसके अलावा अगर आप उससे पैसा जनरेट कर रहे हैं, आपके प्रोफेशन में काम आ रहा है, तो उस पे तो मैं पॉजिटिव साइड में ही कमेंट करूंगा कि वो ठीक है, बट लिमिट करिए फिर हर चीज को। थैंक यू। जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अपने पॉडकास्ट का, आपने फेलियर से कैसे डील की? ये मतलब हर एक जरूरी नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर तो आता है। वो कैसे उसको फिर झेलता है, डील कैसे करता है? लेकिन सीएससी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, और इसके अलावा जो सीएपीएफ था वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में था, तो एज सच मैंने एग्जाम में कोई फेलियर अभी तक देखा नहीं। मैंने फेलियर देखे थे अपने एसएसबी इंटरव्यूज में, और उस टाइम पे वो बहुत स्ट्रेसफुल लगता था। और अगर मैं फेलियर से कोप अप करने की बात करूं, तो फेलियर से कोप अप करने का एज सच कोई जादू मंत्र नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप फेल होते हैं तो आपकी जो गलती हुई है उसको आप एक बार इंट्रोस्पेक्ट करिए, उस पर काम करिए, अगली बार फिर जाइए। हालांकि कोई गारंटी नहीं है अगली बार आप फिर पास हो, ठीक है। आपका जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, आपका काम है सिर्फ कर्म करना, तो आप अगली बार अगेन अपना एक्शन करके आए, हो सकता है आप फिर से फेल हो जाए, बट ठीक है, फिर आपको फिर से करना है। तो इवेंचुअली मैंने तो इतना रियलाइज किया है कि जब आप बार बार फेल होते जाएंगे तो अल्टीमेटली एक दिन तो आपका टाइम आ ही जाएगा। मेरे को तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वैसे थी, तो मेरा यही मानना है। ओके, जब आप ये यूपीएससी का भी फाइनल रिजल्ट आया था, तो आपके कोई यार दोस्त भी थे, रिलेटिव भी थे, कोई भी तैयारी कर रहा था वो भी क्लियर हुआ है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं, मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त थे, उन्होंने शुरू किया था, बट दे कुड नॉट मेक इट इनटू प्रीलिम्स। तो एज सच इंटरव्यू की स्टेज तक तो मेरे साथ मेरा कोई यार दोस्त नहीं था। कोई ठीक है। आप अपने महेंद्रगढ़ जोन के अंदर अभी बताया जा रहा है कि आरपीएस जो कॉलेज था, वहाँ आरपीएस स्कूल के बच्चे 5 निकलते हैं, उनमें से कोई नॉन आपका? नहीं, मेरा कोई नहीं। अपनी साइड में जो है, मैं अटेली जोन के अंदर सिर्फ आदित्य यादव। हाँ जी, विद ऑल द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, ये लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, तब कौन कौन टीचर्स वहाँ पे, टीचर्स जो थे, उनमें से जो सबसे टफ क्वेश्चन आपसे किसने पूछा था? बोर्ड मेंबर्स में बोर्ड। सबसे टफ क्वेश्चन, एज सच क्वेश्चन तो देखिए सबके ही अच्छे थे, तो ऐसे में कुछ कह नहीं सकता, बट स्टिल प्रेसिडेंट सर के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा टफर साइड थे। टफ साइड पे। अच्छा, कोई नया स्टूडेंट अब जा रहा है, वैसे तो बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर देख लेता है कि भाई इस तरीके से हम लोग इंटरव्यू दे जाएंगे, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाइए तो आपकी अंदर ये चीजें होनी चाहिए? बुक्स में जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वहां पे रियलिटी बहुत कम प्रेजेंट होती है, रियल इंटरव्यूज का माहौल एकदम अलग होता है। और अगर कुछ बेसिक्स मैं आपको बताऊं तो आप गुड कम्युनिकेशन, हाई इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, उसके अलावा सेल्फ बिलीफ,
और उसके अलावा गुड प्रेजेंटेशन, ये 5 चीजें ध्यान रखना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हाँ। इनमें से भी सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो इंटीग्रिटी और गुड कम्युनिकेशन। है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल ही नहीं हाँ, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बात में कहीं ढोल रख रहे हैं, सच बोलिए जो बोल रहे हैं। जो अपने रियलिटी पास कीजिए उनसे बस, है ना। थैंक यू सो मच आदित्य भाई, थैंक अच्छा लगा मुझसे भी मुझे बात कर कर आपसे, जी, जी। और बहुत सारी चीजें सीखी। एक्चुअली मैं आपसे छोटा हूँ, यू। लेकिन मुझे जो चीजें चाहिए थी पूछना चाहिए था, जी। मैं कंफ्यूज रहता था बहुत सारी चीजों में, तो वो मेरे डाउट्स अभी क्लियर हो गए हैं। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। अच्छी मैं बात। आशा करता हूँ, जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब अ, आपकी ज्वाइनिंग हो, आप अगर जब आप आए तो एक बार जरूर हमसे बात करें और जी, जी, मिले, जी। समय निकालना श्योर, हो। श्योर, श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।